हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ जीनियस में। और आज हम लोग हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस को दोबारा से करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस अलग अलग एग्ज़ाम के सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमसे पूछा जा रहा है कि जिसका आचरण अच्छा हो के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ऐसे व्यक्ति को सदाचारी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? दोस्तों याद रखिएगा, आकाश इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक वचन में सदैव प्रयुक्त होता है। बाकी ऑप्शन आप देखेंगे तो बहुवचन में होते हैं, क्योंकि आंसू गिरते हैं तो बहुवचन हुआ, होश उड़ जाते हैं तो ये भी बहुवचन है, और बाल गिरते हैं, बाल टूटते हैं, तो इनका उपयोग हमेशा बहुवचन में होता है, लेकिन आकाश का उपयोग सदैव एक वचन में होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तीसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। तो अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अधिकारी एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग लगा है अधि और प्रत्यय लगा हुआ है ई। भाई अधिकार प्लस ई, तो प्रत्यय इसमें क्या हो गया ई, और उपसर्ग क्या लगा है अधि। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा था वो शब्द जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का उपयोग किया गया है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? दोस्तों आसन्न भूतकाल पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए भूतकाल का मतलब है जो कार्य हो चुका, यानी घटना हो चुकी है। आसन्न का मतलब है कि घटना जस्ट अभी अभी हुई है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो इस हिसाब से आपको उत्तर बताना है। तो ऑप्शन को देखेंगे तो मैंने आम खाया है, यही इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आम खाया है यानी भूतकाल हो गया, आम खाया जा चुका है। लेकिन यहाँ है जो लगा हुआ है ये बता रहा है कि जस्ट अभी अभी ही खाया है, ज़्यादा देर नहीं हुई है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 5 नंबर सवाल में हमसे कह रहे हैं कि द्वंद्व समास में प्रधान पद होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान होते हैं किसमें? द्वंद्व समास में, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि रात दिन, तो रात भी प्रधान है और दिन भी प्रधान है। भाई बहन, तो भाई भी प्रधान है और बहन भी प्रधान है। तो द्वंद्व समास ऐसा होता है जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्ली छत से कूदी में कौन सा कारक है? ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है। बिल्ली छत से कूदी, पत्ते पेड़ से गिरे, लड़का छत से कूदा, बिल्ली दीवार से कूदी। तो यहाँ पे अलगाव हो रहा, तो जब अलगाव होता है तो ऐसे में क्या होता है? अपादान कारक होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आप देख लीजिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें हो जाएगा अपादान कारक। चलिए 7 नंबर में देखते हैं। हमसे पूछ रहा है कि हिंदी में कितने वचन होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अगर बात हिंदी की करें, हिंदी भाषा की, तो इसमें 2 वचन होते हैं। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर संस्कृत में आपसे पूछे तो याद रखिएगा कि संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन होता है, द्विवचन होता है और बहुवचन होता है। तो बात संस्कृत की हो तो 3 वचन, हिंदी में पूछ रहा है तो वचन कितने हो जाएंगे? 2, एक वचन और बहुवचन। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 8 नंबर में हमसे पूछ रहा है कि निम्न में देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्दों के बारे में मैंने बताया था, जिन शब्दों की उत्पत्ति का कोई अता पता नहीं होता उनको कहते हैं देशज। अगर बात करें यहाँ पहले ऑप्शन की किवाड़ की, तो दोस्तों ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है क्या? कपाट। अगर बात करें हम लोग ओखली की, तो ये भी तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है? तो उलूखल होता है। फिलहाल सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टेटवा। देशज शब्द है टेटवा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। हमसे पूछ रहा है कि निम्न में नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सरसी। क्योंकि सरसी के मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सरसी कहते हैं तालाब को, तो जब इसका तालाब का मतलब होता तो हमसे नदी का पर्यायवाची पूछा जा रहा था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप तटनी कहिए, आपगा कहिए, पैसविनी कहिए, ये तीनों नदी के ही पर्यायवाची हैं। ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है। 10 नंबर सवाल में हमसे करें कि तदोपरांत में कौन सी संधि है। तो इसका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा संधि कौन सी है। तदोपरांत की यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है तत् धन उपरांत। क्या बन जाएगा संधि विच्छेद? तत् धन उपरांत। अब देखिए तत् धन उपरांत को लिखेंगे तो ता का परिवर्तन हो जाएगा किसमें? दा में, और ये बन जाएगा तदोपरांत। तो ऐसी संधि कौन सी होती है? यहाँ पे व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है ना, तो संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है, यानी कि उत्तर ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सृष्टि का तद्भव रूप है, यानी कि सृष्टि तत्सम है,
ये किसका तत्सम है? तो हो जाएगा दोस्तों सौंठ। सौंठ तद्भव शब्द है और इसका तत्सम है सृष्टि। बात करें लौंग की तो ये भी तद्भव है और इसका तत्सम होता है लवंग। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। 12 नंबर सवाल में हमसे करा है कि निम्न में एक तत्सम है, यानी दिए गए ऑप्शन से हमें तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तो ऑप्शन को देख लीजिए। सपूत तो ये तो तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? सुपुत्र। सरीसृप हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात करें अगर सी और डी की तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताना जा रहा हूँ जिससे आपकी कभी भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे चंद्र बिंदी लगी हुई है, तो याद रखिएगा जिन शब्दों में चंद्र बिंदी का इस्तेमाल होता है वे सभी शब्द तद्भव होते हैं। तो यहाँ से आपको एक बात तो पक्की हो गई कि डी और सी तद्भव हैं, सपूत भी तद्भव है और क्वेश्चन में हमसे तत्सम पूछा जा रहा था, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में शाह का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि का। अगर आप इसको लिख के देखेंगे क्षत्रिय वाले शाह को तो ये लिखा जाता है इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं कि का के बाद आएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक सेकंड दे दीजिए मुझे। चलिए अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? हमसे पूछ रहा है कि अत्यंत शब्द में प्रयुक्त संधि है, तो अत्यंत शब्द में कौन सी संधि है? आप इसका संधि विच्छेद करके देखिए। अति को कैसे लिखा जाएगा? अत्यंत को किस तरह से लिखते हैं? अति धन अंत। इसका संधि विच्छेद कैसे होता है? अति धन अंत। तो अति धन अंत यानी ई प्लस आ या बन रहा, तो यहाँ पे यण संधि हो जाएगी, विकार बन रहा है इया। तो याद रखिए अत्यंत शब्द में संधि कौन सी है? यण संधि है। एक अलग वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें संधि और समास के बारे में फुल डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल इस सवाल को देखते हैं। अगला सख्यागमन का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों याद रखिएगा, सख्यागमन में भी अगर संधि पूछता तो यण संधि ही होती। लिखने का तरीका क्या है संधि विच्छेद? तो सखी धन आगमन, यानी कि उत्तर ए हमारा सही हो जाएगा। इसमें भी यण संधि ही है। 16 नंबर सवाल में हमसे कह रहा है कि राम ने मुझसे कहा में परसर्ग है। परसर्ग का मतलब होता है कारक। परसर्ग का मतलब क्या होता है? कारक होता है। तो इसमें कारक कौन सा है? देखिए राम ने, यहाँ पे ने कारक चिन्ह आ रहा है ना, तो ये क्या होता है? कर्ता, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, इस तरह से आपको याद रखना है। कारक चिन्ह आपको पता होने चाहिए। चलिए 17 नंबर देख लेते हैं। निम्न में कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो ऑप्शन ए श्री कृष्ण गीतावली, ये भी तुलसीदास की है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की ही है। गीतावली भी तुलसीदास की है। लेकिन बात करें भक्तमाल की तो तुलसीदास की नहीं है। याद रखिएगा ये नाभादास की रचना है। किसकी है? नाभादास की। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 18 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द विशेष है? विशेष का अर्थ क्या होता है? जिस चीज की विशेषता, जिस संज्ञा की या जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं। तो देखिए सुंदर तो खुद ही विशेषता है, मधुर भी एक विशेषता है, कर्मठ भी एक विशेषता है। लेकिन अग्नि की बात करें तो अग्नि संज्ञा है, यानी कि विशेष क्या हो जाएगा? संज्ञा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा सही है इस सवाल के लिए। चलिए 19 नंबर में हमसे पूछ रहा है रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। रूढ़ शब्द कौन होते हैं? रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते, जिनको और नहीं तोड़ा जा सकता। तो अगर सही उत्तर पाएंगे तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात करें दशानन की और जलज की तो ये दोनों बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। दशानन का मतलब रावण, जलज का मतलब कमल, तो दोनों बहुव्रीहि समास है। और बहुव्रीहि समास जिनमें होता है वो योग रूढ़ होते हैं। और हमसे सिर्फ रूढ़ पूछा जा रहा था, रूढ़ का मतलब जिनको तोड़ा ना जा सके। तो सही उत्तर हो जाएगा नमक। घुड़साल की बात करें तो दोस्तों ये एक यौगिक शब्द है, जैसे कि घुड़सवार, ये यौगिक शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमसे पूछ रहा है मूक का विलोम क्या होता है? तो मूक का अर्थ आपको पता होना चाहिए। मूक किसको कहते हैं? जो शांत होता है, जो ज्यादा बोलता नहीं है, उसको कहते हैं मूक। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा वाचाल, यानी कि जो बहुभाषी होता है, जो बहुत ज्यादा बोलता है, उसको बोलते हैं वाचाल। ए हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर में कह रहा है कि तद्भव तत्सम का सही युग्म है, यानी कि पहला हमें तद्भव देखना है, दूसरा क्या देखना है? तत्सम देखना है। तो अगर बात करें यहाँ पर ऑप्शन ए की तो ये गलत लिखा हुआ है। अक्षर तो सही है, तत्सम होता है, अक्षर तत्सम होता है, लेकिन अक्षर नहीं होता है। अक्षर का जो तद्भव होता है वो होता है आखर। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात करें ऑप्शन सी की तो भूख तद्भव सही है, लेकिन विभुक्षा इसका तत्सम नहीं होता है। इसका तत्सम होता है बुभुक्षा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। डी की बात करें तो तोंद तद्भव सही लिखा है, लेकिन तुंद्र जो है वो इसका तत्सम नहीं होता है। इसका तत्सम जो होता है वो होता है तुंद।
सिर्फ तुंद होता है, रा नहीं लगा होता, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक एक ऑप्शन का, एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो रहा है आपके लिए। चलिए 22 नंबर सवाल में हमसे कह रहे हैं कि जल, प्राण और पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। दोस्तों याद रखिएगा ये सभी जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची हैं। चलिए 23 नंबर में पूछ रहा है पुष्कर का सही पर्याय, पुष्कर का सही पर्याय है, नहीं पर्यायवाची बतानी। तो पुष्कर के अर्थ आपको पता होने चाहिए। पुष्कर किसको बोलते हैं दोस्तों, तो पुष्कर बोलते हैं तालाब को। और जब तालाब देखा तो आपका उत्तर तुरंत सही हो जाएगा, सरोवर इसका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। 24 में कह रहा है कि वह कार मेरी है, में कौन सा कारक है, में कौन सा कारक है। तो देखिए वह कार मेरी है, ये शर्ट मेरी है, ये पेन मेरा है, यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संबंध कारक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 25 में पूछ रहा है कि अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या है। दोस्तों याद होगा, आपको पता भी होगा कि बेकार बैठने का ये मुहावरा है। अंडे सेना का मतलब होता है बेकार बैठना, कोई काम धंधा नहीं करना। 26 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो आप देखेंगे कन्नौजी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, भोजपुरी भी अपने यूपी की है, ब्रज भाषा भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, लेकिन मेवाती उत्तर प्रदेश की भाषा नहीं है। नहीं है तो फिर ये कहाँ की भाषा है, तो दोस्तों ये राजस्थान की भाषा है, आपको याद रखना है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। हमसे पूछा कौन सी नहीं है, तो मेवाती नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 27 में पूछ रहा है कि तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए, इसमें पुष्प तत्सम सही है, शलाका तत्सम है, अग्नि भी तत्सम है, लेकिन 14 जो है ये तद्भव है। अगर इसकी तत्सम की बात करें तो चतुर्दश इसका तत्सम शब्द होता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तुलसी कृत में कौन सा समास है। तो तुलसी कृत का मतलब क्या होता है, तुलसी कृत का मतलब हुआ कि तुलसी के द्वारा कृत, यानी कि तुलसी के द्वारा कृत। इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, कारक चिन्ह जब भी निकल के आए तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास उसमें होता है। ये एक हिंट भी है और एक ट्रिक भी है। जब भी आप किसी शब्द के अर्थ निकालें और उसमें कारक चिन्ह निकल कर आ जाए तो समझ लीजिएगा वहां पर तत्पुरुष समास होता है। चलिए 29 नंबर को देखते हैं। वचनामृत का विग्रह क्या होगा। दोस्तों वचनामृत का मतलब होता है कि अमृत रूपी वचन, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। 30 नंबर में हमसे कह रहा है कि विलोम शब्दों का गलत युग्म चुनना है, यानी कि वो ऑप्शन बताना है जिसमें शब्दों का विलोम गलत लिखा हुआ है। तो जैसे ऑप्शन डी से शुरू करते हैं। स्थावर का जंगम, ये मैंने पहले ही बताया है, एकदम सही है, क्योंकि स्थावर का मतलब होता है जो चीज रुकी है, जंगम का मतलब जो चीज मोशन में है, चल रही है। मूक का मैंने अभी बताया वाचाल, ये भी सही है, ये भी सही है। व्यष्टि और समष्टि ये भी सही है, लेकिन हार परिहास गलत है। परिहास का मतलब हंसी मजाक होता है और हार का मतलब तो हार होता है। तो हमसे पूछा जाता कौन सा गलत युग्म है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए गलत है, बाकी तीनों क्या है, सही है। चलिए 31 नंबर को देख लेते हैं। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो दोस्तों देख लीजिए, मत्स्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सृष्टि बिल्कुल सही लिखा है, वापस बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन दृष्टा कुछ नहीं होता है। सही शब्द होता है दृष्टि। सही शब्द क्या होता है, दृष्टि। हमसे पूछा जा रहा था कि अशुद्ध कौन सा है, यानी कि गलत, तो ऑप्शन डी गलत लिखा हुआ, यही हमारे इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल को देखिए। हमसे पूछ रहा है किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। अभी ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने और करा था, तो आप क्या करिए, इसको पढ़ के देखिए। लता, गाय, दर्शन, बहन, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। दर्शन दिए जाते हैं, भगवान के दर्शन हमें मिलते हैं, तो ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। चलिए 33 नंबर देख लेते हैं। 33 नंबर में हमसे कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आपसे शब्दों के बारे में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान करने को कहा जाए तो आप कुछ मत करिए, शब्द के साथ में क्रिया लगाकर एक वाक्य बनाइए या फिर कोई बात बोलिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि सुबह, भाई सुबह होती है तो ये स्त्रीलिंग हुआ। सांझ होती है, ये भी स्त्रीलिंग है। दोपहर होती है, ये भी स्त्रीलिंग है। लेकिन दिन होती है थोड़ी ना बोला जाएगा, क्या बोलते हैं, दिन होता है, तो हमसे कहते हैं स्त्रीलिंग नहीं है, तो दिन स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी तीनों क्या है, स्त्रीलिंग है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 34 नंबर में कह रहा है सद्धर्म का सही संधि विच्छेद होगा। इसमें भी व्यंजन संधि है, लिखने का तरीका क्या है, सत धन धर्म। क्या है सही का तरीका, संधि विच्छेद क्या होगा, सत धन धर्म। यदि संधि पूछता तो होती व्यंजन संधि, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 35 नंबर सवाल में हमसे कह रहा है कि उपमेय का विपरीतार्थक शब्द है। तो उपमेय का अर्थ पता होना चाहिए। उपमेय किसको बोलते हैं, जिसकी तुलना की जा सके। तो अनुपमेय किसको बोलेंगे, जिसकी तुलना ना की जा सके। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अनुपमेय इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए 36 नंबर पूछ रहा है कि छायादार शब्द किस का उदाहरण है, यानी कि ये शब्द जो है वो किस प्रकार का है। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि संकर। संकर शब्द कौन से होते हैं, जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं उनको बोला जाता है संकर शब्द, जैसे कि रेलगाड़ी, ये एक संकर शब्द है। छायादार की बात करें तो छाया हिंदी का है और दार जो प्रत्यय लगा हुआ है ये अरबी भाषा का प्रत्यय है, जमींदार, वफादार। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संकर। ठीक है, चलिए 37 नंबर देखते हैं। हमसे पूछ रहा है कि राम खाता होगा, ये किस काल का उदाहरण है। तो राम खाता होगा, यहाँ पे आइडिया लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं, तो इतना तो क्लियर हो गया कि संदिग्ध है, हमें कंफर्म नहीं है। और खाता होगा यानी कि भविष्य, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संदिग्ध भविष्य। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 38 नंबर में पूछ रहा है कि स्वर्ण वर्ण की पहचान कीजिए, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से हमें पहचाना है कि स्वर्ण स्वर कौन सा है। तो दोस्तों स्वर आप जानते हैं आ ई उ ये स्वर होते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी क्या है, व्यंजन, खा हा भा, ये क्या है, व्यंजन है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 39 नंबर में हमसे कह रहा है कि उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए उद्धरण चिन्ह किसको बोलते हैं। जब व्यक्ति कोई बात कहता है या किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को हमें जब खास तौर से दिखाना होता है तो हम ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं ना, इसको बोला जाता है अवतरण चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कि भाई आप एकल लगा दो सिंगल, या हो सकता है आप डबल लगा दो। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर में पूछ रहा है हथियाना में कौन सी क्रिया है। दोस्तों याद रखिएगा कि जैसे कि एक क्रिया बोलिए, क्रिया मान लीजिए लेते हैं कोई हम लोग पढ़ना, तो देखिए पढ़ना का क्या बनेगा, पढ़ाना और पढ़वाना। तो अगर हम पढ़ाना करेंगे तो ये प्रेरणार्थक है, वो भी कौन सी, प्रथम। अगर पढ़वाना कहेंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक है। इसी तरह से कोई और क्रिया ले लीजिए जैसे कि हंसना, तो हंसाना और हंसवाना ये प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। तो हथियाना जो है वो किस तरह की क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। आप समझ गए होंगे, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है 40 नंबर का। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा जब भी आपसे पूर्वी हिंदी वर्ग की बात करें तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, क्या, ए बी और सी। ए से हो गए अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां हैं, कौन कौन सी हैं, तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब आप देख सकते हैं कि हमसे पूछा तो अवधी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है, बुंदेली नहीं है, क्योंकि अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ये तीनों है पूर्वी हिंदी की। लेकिन बुंदेली दोस्तों नहीं है, पश्चिमी हिंदी की है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। 42 नंबर में हमसे कह रहा है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी। दोस्तों राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, राष्ट्रीयता। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगले में हमसे कह रहा है कि कोई और कुछ किस सर्वनाम के भेद हैं। तो कोई और कुछ में हमें क्लियर तो है नहीं, हमें पक्का तो है नहीं कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अनिश्चयवाचक। निश्चित है नहीं, कोई कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ये भेद हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में हमसे पूछ रहा है हुलास शब्द का तत्सम क्या है। दोस्तों याद रखिएगा हुलास तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो उल्लास हो जाएगा। इनकी खुशी जो मनाते हैं ना, तो उल्लास, वही उसका तद्भव क्या होता है, हुलास होता है। तो 44 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 45 नंबर में हमसे पूछ रहा है सुमित्रा में प्रत्यय होगा। तो सुमित्रा का मतलब क्या होता है, सुमित्र, साथ में प्रत्यय क्या लगा हुआ है, बड़ा वाला आ, आम वाला आ। तो सुमित्रा सही प्रत्यय क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 46 में हमसे कह रहा है कि पेड़ का पर्यायवाची होगा। पेड़ का पर्यायवाची बताना। तो चलिए हर ऑप्शन का हम लोग डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए की बात करें तो पेड़ का पर्याय बताना है, तो आप देखिए कि वृक्ष माने तो पेड़ सही है, लेकिन अरण्य गलत हो जाएगा, क्योंकि अरण्य किसको बोलते हैं, जंगल को बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। इसी तरह से अगर सी को देखें तो पादप तो सही है, लेकिन रसाल गलत है, क्योंकि रसाल किसको बोलते हैं, आम को बोलते हैं। अगर बात करें बी की तो तरु सही है, तरु का मतलब पेड़ होता है, लेकिन पुहुप गलत हो जाएगा, क्योंकि पुहुप किसका है, तो पुहुप कहते हैं पुष्प को, यानी कि फूल को कहते हैं। पुहुप किसको कहते हैं, फूल को। इसलिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपको अर्थ पता होगा तो, अगर आपको सही उत्तर नहीं भी पता है और बाकियों के आपको अर्थ पता है, तो भी आप इस तरह से अपना आंसर एग्जाम में निकाल सकते हैं। इसलिए आपको डिटेल में पता होना चाहिए। चलिए अगले सवाल में हमसे कह रहे हैं कि रातों रात में समास है। दोस्तों याद रखिएगा कुछ शब्द मैं आपको बता दूं, आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि लिखा हो रातों रात, रातों रात लिखा हो, या फिर हाथों हाथ लिखा हो, या दिनों दिन लिखा हो,
हाथों हाथ लिखा हो, दिनों दिन लिखा हो, तो इन सभी में अव्ययी भाव समास होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये बात आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में काफी ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए 48 नंबर में हमसे कह रहे लड़का पेड़ से गिरा। अभी यही बात हो रही थी, लड़का पेड़ से गिरा। पहली बात तो लड़के को पेड़ पे चढ़ने नहीं चाहिए था, बहुत नालायक लड़का रहा होगा। खैर अब गिर गया है तो क्वेश्चन भी हमारा बन गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अपादान इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब भी दो चीजें अलग होती हैं तो वहां पर कारक कौन सा होता है? अपादान। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। चलिए 49 में हमसे कह रहा है कि मानवतावाद का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब भी ये वाद लग के आ जाए ना तो इसको इंग्लिश में इज्म बोलते हैं, इज्म बोलते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं चारों में सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ह्यूमैनिज्म। अगर बात करें ह्यूमैनिटी की तो ये मानवता, लेकिन ह्यूमैनिज्म तो मानवतावाद, तो वाद जहां पे लगा हो वहां पे क्या होता है? इज्म होते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। हमसे पूछ रहा है क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों देखिए पढ़ाई एक संज्ञा है, ये पढ़ने से बना है, पढ़ना क्रिया है। हमसे पूछा क्रिया से ना बनी हो, तो दौड़ बना है दौड़ने से, उतराई बना है उतरने से, लेकिन खटाई बना है खट्टे से, और खट्टा क्या होता है? संज्ञा। तो हमसे पूछ रहा था जो क्रिया से ना बना हो, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये संज्ञा से बना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। सारे ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे जो लोग नए हैं उन्हें सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।